किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। पुस्तिका का शीर्षक है कार्ल मार्क्स, जीवन और शिक्षाएं। इस पुस्तिका को लिखा है ज़ेल्डा काहन कोर्ट्स ने। इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की दूसरी कड़ी। कम्युनिस्ट लीग। ब्रसेल्स में मार्क्स और एंगल्स लीग ऑफ द जस्ट में शामिल हो गए, जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से काम करते हुए अंततः एक वैध प्रचार संगठन कम्युनिस्ट लीग के रूप में विकसित हो गई। नवंबर 1847 में उन्हें एक संपूर्ण व्यवहारिक और सैद्धांतिक पार्टी कार्यक्रम तैयार करने का दायित्व सौंपा गया और ये दायित्व उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख कर निभाया। अपने समय का एक ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ ही ये घोषणा पत्र आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जनवाद की आधारशिला है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स व एंगल्स के सैद्धांतिक और व्यवहारिक काम के निष्कर्षों को क्लासिकीय स्वरूप में प्रस्तुत करता है। बुर्जुआ समाज का ऐसा तीखा विश्लेषण इससे पहले के दौर में संभव ही नहीं था। फिर भी भावी समाज की रूपरेखा उकेरने वाली अन्य पद्धतियां और कार्यक्रम जहां देर सबेर भुला दिए गए, वहीं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पूरे विश्व के श्रमजीवियों के लिए प्रकाश स्तंभ बना रहा है। मार्क्स और एंगल्स द्वारा तैयार ये कार्यक्रम अपने प्रकाशन के बाद लगातार आज 70 वर्ष पश्चात भी यदि प्रासंगिक बना हुआ है तो इसका कारण इसके लेखकों की विलक्षण सूक्ष्म दृष्टि और गहरी समझ ही है। इसके चलते वे लोग एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अपरिहार्य भावी नतीजों के बारे में इतनी सटीक टिप्पणियां कर सके जो अभी अपनी शैशवावस्था में ही थी। हमारे आंदोलन के लिए ये कृति इतनी महत्वपूर्ण है और मार्क्स की शिक्षाओं के सारतत्व को ये इतनी सटीकता से दर्शाती है कि यहाँ थोड़ा रुककर इसका विश्लेषण कर लेना हमारे लिए उपयोगी ही रहेगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ऐतिहासिक भौतिकवाद कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का आधार है। इसका मूल विचार ये है कि किसी भी ऐतिहासिक युग का राजनीतिक और बौद्धिक विकास तत्कालीन आर्थिक उत्पादन और विनिमय की पद्धति और तज्जनित सामाजिक ढांचे पर आधारित होता है और उसी के द्वारा विश्लेषित और व्याख्यायित किया जा सकता है। भूमि के साझा स्वामित्व पर आधारित आदिम कबीलाई समाज, जिसका अनुमान मॉर्गन, एंगल्स व अन्य लोगों ने लगाया है और जो पूरी तरह से इतिहास की भौतिकवादी समझ की पुष्टि करता है। इस समाज के बिखरने के बाद का मानव जाति का पूरा इतिहास सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों पर शोषकों और शोषितों, शासकों और शासितों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इन संघर्षों का इतिहास विकास क्रम की एक श्रृंखला के रूप में सामने आता है, जिसमें एक स्तर विशेष हासिल किया जा चुका है, जबकि दमित और शोषित वर्ग अर्थात मेहनतकश वर्ग, शोषक और शासक वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग से अपनी मुक्ति सारे समाज की ही सारे शोषण, सभी वर्गीय भेदभावों और वर्ग संघर्षों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति के माध्यम से ही हासिल कर सकता है। घोषणा पत्र का पहला भाग बुर्जुआजी यानी पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग के बारे में है और संक्षेप में ये बताता है कि किस प्रकार पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं से आधुनिक पूंजीपति वर्ग विकसित हुआ, जिनसों और विनिमय के साधनों के विकास, नए नए बाजारों के खुलने और नए देशों प्रदेशों की खोज ने न केवल वाणिज्य, नौ परिवहन एवं उद्योग को एक अभूतपूर्व गति प्रदान की, अपितु तत्कालीन जर्जर सामंती समाज में अंतर्निहित क्रांतिकारी तत्वों के लिए भी एक नए तीव्रतर विकास का रास्ता खोल दिया।
पूंजीपति वर्ग के विकास, जिसने की बहुत क्रांतिकारी भूमिका अदा की, के हर कदम के साथ साथ ही उस वर्ग का तदनुरूप राजनीतिक विकास भी होता रहा। जहां जहां भी पूंजीपति वर्ग का पलड़ा भारी हुआ है, इसने सारे ही सामंती पितृसत्तात्मक मनोग्राही संबंधों का अंत कर दिया। संक्षेप में कहें तो धार्मिक व राजनीतिक छलावों से ढके शोषण का स्थान नंगे, निर्लज्ज, प्रत्यक्ष नृशंस शोषण ने ले लिया। पूंजीपति वर्ग ने अब तक के प्रत्येक सम्मानित और श्रद्धालु विस्मय के पात्र व्यवसाय का भी प्रभामंडल नोच फेंका। इसने चिकित्सक, वकील, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक सभी को अपने वेतनभोगी चाकरों में बदल दिया। सारे ही सम्मानित अभिमत हवा में उड़ा दिए जाते हैं और उनके नए स्थानापन्न भी जड़ पकड़ने से पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि अंततः मनुष्य वास्तविकताओं का सामना करने और चीजों को अधिक स्पष्टता से देखने के लिए विवश हो गया। एक बार अस्तित्व में आने के बाद उत्पादन का पूंजीवादी स्वरूप सभी राष्ट्रों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उत्पादन का यही यानी पूंजीवादी ढंग अपनाने को बाध्य करता है। ये उन्हें वो जीवन शैली अपनाने को विवश करता है जिसे ये सभ्यता कहता है, अर्थात उन्हें भी पूंजीवादी बनने को मजबूर कर देता है। संक्षेप में कहें तो ये अपने जैसी ही एक नई दुनिया रचता है। पूंजीवादी व्यवस्था ने विशाल जनसमूहों को बड़े बड़े शहरों में केंद्रित कर दिया है। इसने उत्पादन के साधनों को भी केंद्रीकृत कर दिया है और संपत्ति को कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित कर दिया है। और इसी का अपरिहार्य परिणाम राजनीतिक केंद्रीकरण और ढीले ढाले संबंधों वाले पुराने प्रांतों के स्थान पर आधुनिक राष्ट्रों के आविर्भाव के रूप में सामने आया है। इसने गांवों को शहरों पर निर्भर कर दिया है। इसी प्रकार इसने असभ्य और अर्ध सभ्य देशों को अधिक सभ्य देशों पर, किसानों के देशों को पूंजीपतियों के देशों पर, पूर्व को पश्चिम का मोहताज बना दिया। यद्यपि तब से पूर्व भी जानने लगा है और पूर्वी गोलार्ध की तमाम जलवायुगत और जातिगत विशिष्टताओं के बावजूद खुद भी तेजी के साथ पूंजीवादी होता जा रहा है और अपने विकास क्रम में पुराने पूंजीवादी पश्चिम जैसे ही लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अपने मुश्किल से 100 वर्षों के शासन में ही बुर्जुआजी ने पिछली तमाम पीढ़ियों की अपेक्षा कहीं अधिक विराट, कहीं अधिक महाकाय उत्पादक शक्ति को जन्म दिया है। परंतु जिस प्रकार पूंजीवादी उत्पादन के विकास के लिए जगह बनाने को सामंतवादी बेड़ियों को टूटकर बिखरना ही था, वैसे ही पूंजीवादी समाज भी तेजी से विकसित होते उत्पादन के तरीकों और सभी तज्जनित सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संबंधों के साथ असंगत होता जा रहा है। जिन अस्त्रों से पूंजीवाद ने सामंतवाद को पराजित किया था, वे ही अब स्वयं इसके विरुद्ध कार्यरत हैं। उत्पादन का विराट विस्तार ही जो कभी इसकी विजय का वाहक था, अब इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। घोषणा पत्र वाणिज्यिक संकट की निरंतर बढ़ती घटनाओं का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जिनके कारण अति उत्पादन की महामारी फूट पड़ती है। पर बुर्जुआजी ने अपने ही विरुद्ध प्रयुक्त होने वाले अस्त्र का निर्माण भर ही नहीं किया है, अपितु इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले मनुष्यों अर्थात आधुनिक मेहनतकश वर्ग सर्वहारा को भी जन्म दिया है। इसके बाद घोषणा पत्र सर्वहारा के जन्म, पूंजीपति वर्ग से उसके संबंध और आबादी के सभी वर्गों से उसके उद्भव की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। अपने जन्म से ही मजदूर वर्ग चेतन या अचेतन रूप से पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्षरत रहता है, परंतु निरंतर संघर्षरत तो बुर्जुआजी भी रहती है। पहले सामंत वर्ग से, फिर बुर्जुआजी के ही उन हिस्सों से जिनके हित उद्योग की उत्तरोत्तर प्रगति में बाधक होते हैं, और विदेशी बुर्जुआजी से संघर्ष तो अनवरत रूप से चलता ही रहता है। इन सभी संघर्षों में पूंजीपति वर्ग अपने ही हितों की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग की मदद मांगने को बाध्य हो जाता है। और यद्यपि मजदूर वर्ग अनजाने ही अपने सबसे बुरे शत्रु की ओर से लड़ाइयों में हिस्सा लेता है, फिर भी इसी दौर में वो संगठित प्रयासों का महत्व भी पहचान जाता है और राजनीति के अखाड़े में उतार दिया जाता है। और इस तरह पूंजीपति स्वयं ही उसे वो हथियार थमा देते हैं जिससे भविष्य में वो उनका संहार करने वाला है। यद्यपि निम्न मध्यम वर्ग, छोटे उत्पादक, दुकानदार, दस्तकार व किसान सभी बुर्जुआजी के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न रहते हैं,
पर इनमें से मात्र सर्वहारा ही वास्तविक रूप से क्रांतिकारी वर्ग होता है। वो आधुनिक उद्योग का अनिवार्य और विशिष्ट उत्पाद होता है और आधुनिक औद्योगिक विकास से मेल खाते सामाजिक संबंधों और राजनीतिक परिस्थितियों का सृजन उसी का ऐतिहासिक प्रारब्ध होता है। जहां तक सामाजिक तलछट या जिसे जर्मन में लुम्पेन सर्वहारा कहते हैं का प्रश्न है, सर्वहारा क्रांति उसे जब तब आंदोलन में खींच तो लेती है, परंतु उसके जीवन की परिस्थितियां कुल मिलाकर ऐसी होती हैं कि वो कुछ क्षुद्र प्रलोभनों के लिए प्रतिक्रांति का औजार बनने को सदैव ही तत्पर रहता है। घोषणा पत्र आगे कहता है, सारे पिछले आंदोलन अल्पसंख्यकों के या उनके हित में किए गए आंदोलन थे। सर्वहारा का आंदोलन विशाल बहुमत का और उसके हित में छेड़ा गया सचेतन स्वतंत्र आंदोलन होता है या हो जाना चाहिए। सर्वहारा हमारे वर्तमान समाज का निम्नतम तबका आधिकारिक समाज के ऊपर लदे हुए वर्गों को उखाड़ फेंके बिना न तो आंदोलित हो सकता है, न ही स्वयं को ऊपर उठा सकता है। अस्तु आधुनिक औद्योगिक विकास उपरोक्त व अन्य तरीकों से बुर्जुआजी के पैरों के नीचे से वो आधार ही खिसका देता है जिस पर ये वर्ग उत्पादन और उत्पादन का अधिग्रहण करता है। फलस्वरूप बुर्जुआ वर्ग अंततोगत्वा अपनी कब्र खोदने वालों का ही उत्पादन करता है। इसका पतन और सर्वहारा की विजय समान रूप से अपरिहार्य है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स जीवन और शिक्षाएं। ये इस पुस्तिका की दूसरी कड़ी थी। इस पुस्तिका को लिखा था ज़िल्डा काहन कोट्स ने और उसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या फिर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। सभी लिंक और हमारे बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य